आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। आज बात कर रहे हैं उस बारे में जिसके बारे में अवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान है और अवाम बात करना चाहती है, महंगाई। आप मतलब आप कुछ वक्त के बाद ऐसा होगा गवर्नमेंट भी बोल सकती है खून निकालेंगे और फिर भेजेंगे। मुल्क में अवाम त्यौहार की खुशी मनाए या महंगाई का गम, क्योंकि त्यौहार की मिठास को महंगाई ने कम कर दिया है। अवाम पर महंगाई की मार जारी है। पेट्रोल डीजल के दाम एक बार फिर बढ़े हैं। आज दोनों की कीमतों में 35 पैसे का इजाफा हुआ है। अब कई जगहों पर फी लीटर पेट्रोल की कीमतें 115 रुपए या उससे भी ज्यादा हो गई है। अक्टूबर माह में पेट्रोल डीजल की कीमतों में तकरीबन 25 बार इजाफा हुआ है। यही नहीं, दिवाली से पहले महंगाई का एक बड़ा झटका सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 1 नवंबर से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा करके दिया है। मुल्क की सबसे बड़ी सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 266 रुपए फी सिलेंडर तक का इजाफा किया है। कौमी राजधानी दिल्ली में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 264 रुपए फी सिलेंडर का इजाफा हुआ है। तो महंगाई की मार आवाम को झेलनी पड़ रही है। ईंधन की कीमतें जिस तरह से बढ़ती ही जा रही है, उसका असर सीधा आवाम की जेब पर पड़ रहा है। लेकिन ईंधन की कीमत बढ़ना ये सिर्फ ऑयल तक ही रिजर्व नहीं रहता है। सीधा असर जो ज़रूरी अशिया है उन पर भी पड़ता है, खाने पीने की चीज़ें उन पर भी पड़ती है। सब्जियों की कीमत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है और जो सब्जियां आमतौर पर एक मिडिल क्लास आदमी बहुत ही आसानी से खरीद पाता था, अपने बजट के अकॉर्डिंग ले पाता था, अब वो लेना भी काफ़ी मुश्किल हो गया है। अब रोज़मर्रा की सब्जियां, आलू, प्याज, टमाटर जैसी सब्जियां जो है वो लेना भी काफ़ी मुश्किल पड़ गया है आम आदमी को, क्योंकि ये सब्जियां लेना भी अब बजट को ख़राब कर रहा है आम आदमी के। ऐसे में त्यौहार का मौका है, दिवाली का मौका है, जहां पर लोग खुशी से इस त्यौहार को मनाना चाहते हैं। ये त्यौहार जो है रोशनी का है। यही नहीं बल्कि इस त्यौहार में अक्सर देखा जाता है कि लोग काफ़ी शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन जब लोगों का बजट ही इतना ख़राब हो गया हो तो ऐसे में लोग किस तरह से जब ज़रूरत की चीज़ें नहीं ले पा रहे हैं तो फिर शॉपिंग या फिर त्यौहार के हवाले से किस तरह से शॉपिंग कर पाएंगे, किस तरह से ख़रीदारी कर पाएंगे। लोगों के जेबों पर काफ़ी असर पड़ा है। आपको बता दें कि जब मोदी सरकार पहली बार आई थी तो यूपीए सरकार को इसी एक मुद्दे पर हराया था बीजेपी ने कि इन्फ्लेशन उस वक्त काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, यानी कि जो ज़रूरी अशिया है उनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ईंधन की कीमतें काफ़ी बढ़ गई थी, जो एडिबल ऑयल है, खाने का तेल है, उसकी कीमतें बढ़ गई थी। तो एक बहुत बड़ा नारा महंगाई के हवाले से बीजेपी ने लगाया था और उसी नारे के हवाले से बीजेपी की सरकार आई थी। और ये भी कि आने वाले उसके बाद कुछ सालों में इन्फ्लेशन को, बढ़ती हुई कीमतों को बीजेपी सरकार ने काफ़ी हद तक कंट्रोल भी किया था। लेकिन क्या वजह है कि अब जो ये बढ़ती हुई कीमतें हैं ये सरकार के हाथ से जा रही हैं। अब सरकार जो है इन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि कोरोना एक बहुत बड़ी वजह है जिस वजह से कीमतें इतनी बढ़ी है। ये बात भी सच है कि कोरोना एक बड़ा फैक्टर रहा है जिसकी वजह से कीमतें बढ़ी हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी है, क्योंकि लॉकडाउन रहा, सब बंद रहा, तो उसका असर जो है ज़िंदगी के हर शोबे पे पड़ा है, चाहे वो बिज़नेस पर हो या फिर दीगर चीज़ों पर, दीगर सेक्टर्स पर हो, हर चीज़ पर ही कोरोना का असर पड़ा है। लेकिन क्या सिर्फ कोरोना ही वजह है बढ़ती हुई कीमतों को लेकर के? एक्सपर्ट्स की माने तो सिर्फ कोरोना ही वजह नहीं है, कई और फैक्टर्स भी है। और इस हवाले से एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि अगर हम कुछ फैसलों को, सरकार के कुछ फैसलों को देखें, चाहे फिर वो मोनेटाइजेशन के हवाले से हो, जीएसटी के हवाले से हो, तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर फैक्टर्स ने काउंट किया है इन्फ्लेशन में।
वहीं पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पॉलिसी मेकिंग को और भी बेहतर करने की इस वक्त जरूरत है। हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन शुभेंदु शेखर अवस्थी जी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, इस वक्त जो सवाल सब सरकार से, हुकूमत से पूछ रहे हैं कि आखिर ये बढ़ती हुई कीमतों को कब गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी? देखिए, दो चीजें हैं, इसको बड़ा ध्यान से समझने वाला विषय है। और हमने पहले भी कई बार आपको आपके चैनल पे कहा है और आज फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि जिस हालत में हमने 2014 में सरकार किया था, उस समय देश की हालत की स्थितियां अच्छी नहीं थी और अर्थव्यवस्था बिल्कुल टूटी हुई थी। और हमने पिछले 7 सालों में बहुत अच्छी व्यवस्था करी। आप किसी भी विषय पर ले लें, यदि एलपीजी सिलेंडर से लेके गैस के, उसके ऊपर भी पेट्रोल के प्राइसेस को लेकर हम एक एक पॉइंट पे कह सकते हैं। और साथ ही साथ हमने विकास को भी बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, क्योंकि जो रोड एक दिन में लगभग 8 या 9 किलोमीटर बन रही थी, वो आज हम एक दिन में 90 से 100 किलोमीटर पर डे और हाई इंटेंसिटी, हाई क्वालिटी रोड बना रहे हैं। तो हमको प्रतिदिन जो खर्चा भी चाहिए वो ज्यादा चाहिए। अब दो चीजें हैं साथ में। एक तो जो हमने कर्जा लिया 2014 तक की, जो कर्जे थे, चाहे वो ईरान, चाहे वो इराक के हो या कंपनीज के हो, या उस समय पे 2008, 2010, 2011 में जो ऑयल बॉन्ड्स दिए गए थे, फिजिकल डेफिसिट ना हो, सरकार को घाटा दिखाई दे, इसलिए उन सब चीजों को हम अब पे कर रहे हैं। 2020, 2021 से 1,40,000 करोड़ रुपए के जो ऑयल बॉन्ड्स हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, अगर हम सरकार की वेबसाइट के जो रिकॉर्ड्स है उस पर ही देखें, जो आप ऑयल बॉन्ड्स और कर्जे की बात कर रहे हैं, वो सब चुकाया जा सकता था कि जिस हिसाब से टैक्स भी आ रहा है, जीएसटी भी जिस हिसाब से आ रहा है, तो उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो ये सारे कर्ज वक्त रहते चुकाए जा सकते थे। की बात समझिए, आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने वैक्सीनेशन पे पूरे देश में लगाया है और लगभग 1 लाख करोड़ रुपए इस साल में, लगभग 9 महीने ये चल रहा है। दिवाली तक हमको जो प्रधानमंत्री गरीब योजना में अनाज दे रहे हैं, 1 लाख करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। दोनों चीजों को साथ चलाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो अभी कोविड के कारण हमारे पास जो कलेक्शंस कम हुए, दुनिया भर की चीजें हैं, साथ में हमको जो लोग, भारत के लोग ना मरे, भूखे ना रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री ने गरीब योजना चालू करी है। 1 लाख करोड़ रुपए लगभग उसमें खर्च हो गए। और कोई भी पॉइंट के ऊपर ले सकते हैं। यदि आप हमको कंपेयर करें 2014 में सिलेंडर के प्राइसेस से लेके 2014 में नॉन सब्सिडाइज जब हमने लिया तो 44 रुपए नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट था और आज नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर का रेट 888 रुपए है। 10 साल बाद भी 2014 के नॉन सब्सिडाइज आज भी कम है। तो इसलिए आप ऑयल प्राइस पे बात कर लीजिए, आप इन्फ्लेशन पे बात कर लीजिए। इन्फ्लेशन 2013-2014 में लगभग 15.4 था, आज 3.6 है। तो कोई भी चीजों को मैं कंपेयर करने के लिए और बताने के लिए डेटा के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ। खाली आप इस तरीके का देखिए, 2 साल अच्छे नहीं गए। आपको मालूम है पूरे देश के अंदर हेल्थ स्थिति पूरे देश में क्यों, पूरे विश्व में खराब हुई, बिजनेस नहीं हुए। साथ में हमने विकास का भी काम किया और उस विकास के काम का ही ये परिणाम है। हमारे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन अनुमा आचार्य जी भी जुड़ चुकी है। अनुमा जी, आपने शुभेंदु जी को सुना होगा तो उनका कहना है कि सरकार ने बहुत से काम किए हैं, बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है और ये जो 2 साल मुश्किल रहे हैं ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं रहे हैं। आप इस बात से सहमत हैं? मुन्नज़र जी, मैं बहुत सारी बातें उनकी सुन रही थी और मुझे ताज्जुब होता है कि ये अपना टेक्स्ट रिवाइज क्यों नहीं करते हैं या इनकी पार्टी क्यों नहीं इनको नए सिरे से समझाती है, क्योंकि जिस ये ऑयल बॉन्ड की बात इन्होंने फिर कर डाली, मुझे लगता है बिल्कुल अनपढ़ अज्ञान जैसी बात पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है। क्योंकि सबको मालूम है कि हर साल दर साल पिछले 7 सालों में इस सरकार ने एवरेज निकालेंगे तो 3,50,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है टैक्स के ऊपर, और जो ऑयल बॉन्ड की बात करते हैं वो 1,20,000 करोड़ के ही है।
तो अगर जिस भी पहले साल में ये चाहते पूरा कर सकते थे, और किसको दिए थे ऑयल बॉन्ड? फॉरेन की कंट्री को दिए थे, फॉरेन की कंपनीज को दिए थे, इंडियन कंपनीज को ही दिए थे। किस लिए दिए थे वो सब मालूम है। और किसने शुरू किया था ऑयल बॉन्ड की कहानी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने। बिल्कुल ऐसा लगता है ना अनपढ़ होके पुराना घिसा पिटा। अरे भाई थोड़ा सा तो इम्प्रोवाइज भी करिए। एक एक इकोनॉमिस्ट ने कह दिया है कि ये इस तरह की बातें बिल्कुल फिजूल की बातें, इनका कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ये कह रहे हैं फ्री अनाज की बात। आप ये देखिए, मुफ्त का राशन जो है आपने लोगों को दिया है, इसका राइट टू फूड कौन लेके आया था? यूपीए ही लेकर आई थी राइट टू फूड का अधिकार। तो ये पहली बार सत्ता चला रहे हैं और इस तरह से बौराए हुए इंसानों की तरह बात करते हैं। जो सेट सिस्टम यहाँ पे रहा है, कांग्रेस की जब सरकार रही है, यूपीए की सरकार रही है, सबको इंक्लूसिव करते हुए सभी का ध्यान रखा गया है। इनके खाना देने के बाद अगर भारत हंगर इंडेक्स में इतना नीचे आ गया है, तो जो जमीनी आंकड़े हैं वो कुछ और बोलते हैं, और यहाँ पार्टी लाइन पे आके कुछ और बरगलाया हुआ बोला जाता है। ये सब बहुत शर्मिंदगी की बात है, और आपको पत्रकारों को और हमें सब मिलके इस बात का खारिज करना पड़ेगा कि इतने सारे झूठ कब तक चलाओगे। अब कम से कम पढ़ के तो आया करो, कम से कम ये तो देखो कि कहीं पर भी ये बात हो रही है क्या कि आपका वो 1,20,000 करोड़ के बॉन्ड की कहानी बार बार सुना देते हैं। अरे भैया खत्म हो गई है वो। हर साल 3,50,000 करोड़ से ज्यादा कमा रहे हो, उसका काम करो वहां पे। और इतना ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि बड़ा हम फ्री राशन दे रहे हैं, फ्री ये कर रहे हैं। हर चीज में हम पीछे आए हैं। हंगर इंडेक्स में देख लीजिए, हम उसमें भी पीछे आए हैं। गरीबी की रेखा से देख लीजिए, 14 करोड़ लोग नीचे चले गए। शुभेंदु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कुछ भी झूठ बोलने से थोड़ी काम चलेगा। अवस्थी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी अवस्थी जी। देखिए मुनज्जा, मैं सभी डिबेट्स को बड़े सलीके शब्दों से करता हूं, और जिस तरीके के अनपढ़ और ये शब्दों का उपयोग कर रही हैं, मैं अनुमा आचार्य जी एक डिफेंस से रिटायर्ड एक पर्सनल है, और मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, और मेरी अच्छी मित्र हैं कि वो इस तरीके की पढ़े लिखे होके अनपढ़ वाली बात कर रहे हैं। आपको टोक नहीं रही हूँ। आप देखिए, आप मेरी पूरी बात सुनिए। मैंने कहा पढ़े लिखे होकर अनपढ़ जैसी बात कर रहे हैं। मैं अनुमा जी, मैं आपकी बात को ही बता रहा हूं कि जिन शब्दों को आप प्रयोग करिए, हम सब लोग पढ़े लिखे लोग होंगे तभी इस चैनल पे और किसी चैनल पे बैठे हुए होंगे। हम खाली यहाँ पर आपकी बातों को सुनने के लिए नहीं आए हैं। पहला चीज आप समझ लीजिए कि आप ये मानते हो कि नहीं मानते ना हो? मैं आई हूँ आपके झूठ सुनने के लिए, ना कोई यहाँ बैठा है, कोई दर्शक यहाँ आपके झूठ और जुमले सुनने नहीं बैठा है। यहाँ महंगाई की लोगों को मार लग रही है, और आप लोग पता नहीं कहा कि कोई कहीं के फर्जी आंकड़े उठा के ले आते हैं। ये मत करिए अवस्थी जी, आप भी इस जमाने के लिए, इस भारत के लिए जिम्मेदार लोग हैं। मैं कह रही हूँ जिम्मेदारी आपकी है लोगों के प्रति। आपने देश आपके झूठ सुनने नहीं आई हूँ मैं भी, प्लीज। मैं आपके झूठ सुनने नहीं आई हूँ। आपको झूठ सुनना नहीं पड़ा रहा हूँ, आपको सच्चाई बता रहा हूँ। 70 सालों में देश को खोखला करने वाले आप सब लोगों ने देश को खा लिया है। अब आप सुनिए, अब आप सुनिए, आपने देश को खा लिया है और देश को खोखला करके 2014 में दिया था आपको, और हम देश को बना रहे हैं। और यहाँ पे बैठ के बात करने की जरूरत नहीं है। चुनी हुई सरकार को आपने गिराने का काम किया है। आप लोगों ने सिर्फ षड्यंत्र किए हैं। और मैं बहुत सीधी बात करती हूँ, जो लोग हैं ना उनको मालूम है कि उनके घरों में किस तरह से गैस आ रही है, किस तरह से तेल आ रहा है, किस तरह से सब्जियां आ रही है। आपके लगातार झूठ इस देश को बरगला नहीं सकते, और जितना होना था कर दिया आपने, उससे ज्यादा आप नहीं कर पाएंगे अवस्थी जी। घर में आप भी रहते हैं, आपका भी परिवार है, आपके घर में भी चूल्हा जलता है, और आपको भी समझ में आता है कि आप भी पेट्रोल भराते हैं। देखिए सबके घरों में वो चीजें हो रही हैं जिसके ऊपर आप इतना ढकाव छुपाव नहीं कर सकते। नहीं अवस्थी जी, आपकी गलत बात का विरोध करूंगी। फौज से आई हूँ इसीलिए करूंगी, क्योंकि विरोध करने के लिए आपको तमीज होनी चाहिए। अवस्थी जी, जब बीजेपी की सरकार आई तो बीजेपी का साफ नारा था कि इकोनॉमिकल जो हालत है कंट्री की उसको बेहतर करना है और जीडीपी को ट्रिलियंस में पहुंचा देना है। लेकिन इन सालों में हमने देखा कि वो जो वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं पूरे नहीं हो पा रहे। हालांकि पहले सालों में लग रहा था ऐसा कि मार्केटिंग प्राइसेस को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अब जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रही है, जीडीपी कम हो रही है, वो जो सपना दिखाया गया था जब सरकार आई थी पहली बार बीजेपी की यूपीए के बाद की, तो वो अब कहीं ना कहीं वो धुंधला होता हुआ वो सपना दिखाई दे रहा है। मैं करता हूं कि बीच में ना बोले, नहीं आता तो बोलना।
जी आता है तो इस तरीके के चैनल पे डिबेट में आया बस झूठ मत बोलिएगा, बिना झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अनुमा जी, आप आप नहीं बोलेंगे। अवस्थी जी को बात करने का मौका दें, फिर आपको भी अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाएगा। आप पूरा बोलने का मैं बात करने का मौका दूंगी, बस वो झूठ ना बोले। जी जी। ठीक है। आप कौन होते हो जो सच को तय करने वाले? अवस्थी जी, आप हमको अपनी बात हमारी रखिए, उसके बाद अनुमा जी अपनी बात अवाम के पहला सामने point रखें। बता रहा हूं। आंकड़े LPG नहीं, ये अगर आप मुझसे पर्सनल ये जवाब बोलेंगे कि मैं कौन होती हूँ तो मैं होती हूँ, मैं इस देश की एक संजीदा नागरिक होती हूँ, इस तरह से मत पूछिए। मैंने चैनल आपसे में आप कौन डिबेट होते हैं के नहीं समय पूछा। पे आप जब अपनी मैं बात बोल रहा कहिए, हूं, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन झूठ नहीं बोलेंगे बस। अवस्थी जी। पहला चीज है, साथ में उन्होंने देश के साथ खोखला कर दिया और इसी के कारण पूरे 7 सालों में भारत से ये बाहर चले गए। एक जगह पर की स्थितियां कैसी हैं इनको सबसे ज्यादा मालूम है और अनुमा चानिया जी को और पार्टी का भी आइडिया है कि कैसे कैसी कनेक्टिविटी चली गई है मेरी। कांग्रेस की स्थितियां क्या है। दूसरी चीज, आप जो डेब्ट की बात करती हैं, आपको मैं आज बताना चाहता हूं, जब आपने 2014 में हमको दिया तो 48,000 करोड़ रुपए का खाली ईरान में लोन ले रखा था आपने, पेट्रोल के पैसे डीजल के पैसे नहीं दिए थे। यूएई में 40,000 करोड़, ये फिगर है, गूगल पे जाके चेक कर लेना अनुमा जी। इंडियन फ्यूल एजेंसी का 1,33,000 करोड़ पेंडिंग था और इंडियन एयरलाइंस का 22,000 करोड़। और भी आप क्या समझना चाहते हैं, क्या क्या चीजें आप लोग ने पूरे देश को कर दी। और जहां पर भी आप 1,30,000 करोड़ कह रहे हो, उसका पर ईयर 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए क्या होता है। पूरा वैक्सीनेशन में 50,000 करोड़ हमने खर्च किया और 10,000 करोड़ का हर साल इंटरेस्ट देते हैं आपकी गलत नीतियों के कारण। और आप यहां बता रही हैं और ऑल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, रूट इन्फ्लेशन की बात कर रही हैं आप, 15.2% था जब 2013 से 2014 के बीच में 3.4% है आज की डेट पे। अनुपा जी, आप ये भी सुन लीजिए, रेलवे का हर साल लगभग 10 से 20% रहता था आपका प्राइस राइज फेयर के ऊपर। और पिछले 7 सालों से रेलवे का फेयर प्राइसेस खाली एक बार बढ़ा, वो भी 3%। आप बात क्या करें, रेलवे एक बार छोड़ के हमेशा लॉस में रहती थी, हमेशा प्रॉफिट में। आप देश को किस तरीके से चला रहे थे और देश को किस तरीके से रख रहे थे, ये पूरी भारत की जनता जानती है। आज की बात करिए, अब आज की बात मैं बता रहा हूं, इस समय पर देश का विकास की गति ज्यादा तेज है, उसको रोका नहीं जा सकता। और ऑयल अवस्थी जी, आज भी अवस्थी जी, लेकिन आपने यहाँ पर बात की जो मनमोहन सिंह सरकार के वक्त में ऑयल बॉन्ड बनाए थे, तो आपने कहा कि उस वक्त का जो वो उन्होंने पैसे नहीं चुकाए थे, कर्जा जो आया था वो नहीं चुकाया गया था। तो आप मनमोहन सिंह की सरकार के ऑयल बॉन्ड्स और पॉलिसीज की बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो बॉन्ड बनाए गए थे तो उसको मैच्योर होने में वक्त लगता है, और जब तक वो वक्त आया तो आपकी सरकार आ चुकी थी। तो कहीं ना कहीं वो मनमोहन सिंह सरकार उसको नहीं चुका सकती थी, वो बीजेपी सरकार को ही चुकाना है। वही तो मैं कह रहा हूं, 2023 और 2026 तक ये ऑयल बॉन्ड्स की लगातार मैच्योर हो रहे हैं और उनको हम दे रहे हैं। और हर साल 10,000 करोड़ रुपए भी उनका जो इंटरेस्ट चार्जेस है वो भी पे कर रहे हैं। ये नहीं गई है, विकास को कहीं नहीं रोका गया है। किसानों को कितना पैसा दिया गया, थाउजेंड्स ऑफ द करोड़ किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। जो लोग घरों में बैठे थे, इन्हीं की योजना थी। अनुमा जी, बार बार हम देखते हैं कि बीजेपी का ये भी कहना होता है कि आज जो इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसकी जिम्मेदार जो यूपीए की सरकार थी 2014 से पहले, उनकी पॉलिसीज, उनके बॉन्ड्स और उनकी स्ट्रेटजीज है, जिसका नतीजा अब देखने को मिल रहा है। क्या कहेंगे अनुमा जी? देखिए, आप तो एक बहुत ही काबिल एंकर हैं और आप भी जानती हैं कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है। जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो इन बातों को सिरे से खारिज कर चुके हैं, क्योंकि देखिए अब 7 साल हो गए हैं, 8 साल हो गए हैं, कोई भी चीज ये ना तो इंप्रूव कर पाए। लगातार जो यूपीए की सरकार के समय अर्थव्यवस्था बढ़ी हुई थी, नीचे गिरती चली जा रही है। ये पता नहीं कहां से सब्सिडाइज्ड सिलेंडर और नॉन सब्सिडाइज की कहानी बता रहे हैं। अगर गणित करेंगे तो जो 7 सब्सिडाइज सिलेंडर मिलते थे और उसके बाद अगर 1200 भी जोड़ देंगे तो आज की तुलना में कहीं आपको 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए कम ही मिलेगी पूरी कहानी। तो इस तरह की बातें बोलकर लोगों को, दर्शकों को बरगलाने की कोई जरूरत है ही नहीं। मैं वही कह रही हूं बार बार कि पढ़े लिखे लोग जब दूसरों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं तो उनकी अपनी बात में वजन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है वजन। और जितनी भी वो बातें कह रहे हैं कि यूपीए के समय में कब तक कोसेंगे आप,
जो यूपीए के समय में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा था, देश की जो इज्जत थी, हर आंकड़े में कम आए हैं। हम देखिए पत्रकारिता के आंकड़े में देख लीजिए तो वहां कम है, हम भुखमरी के आंकड़े में है तो वहां हमारी हालत नेपाल और बांग्लादेश से खराब हो गई है। हम अगर डेमोक्रेसी की बात करें तो हमें पार्शियल डेमोक्रेसी वाला देश बता दिया गया है, और अगर विकासशील की बात करें तो अब हम विकासशील भी नहीं रहे, अविकसित देशों की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया है। इससे ज्यादा बेशर्माई कोई क्या कर सकता है इस देश के साथ। और उसके बाद जवाबदेही भी पुरानी, भाई आप सत्ता में है, पिछले 8 सालों से सत्ता में है, आप कब तक कोसेंगे? इस तरह से बिल्ली की तरह इसको उसको मत कोसिए, अपना काम करिए और उसके बाद झूठ बोलना खत्म करिए, क्योंकि 1,20,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड आपने पहले साल में ही कमा लिया था, इतना उससे कई गुना ज्यादा। और आप बार बार जिस किसानों को पैसे देने की बात करते हैं तो वो अरे कुछ भी है, 1,40,000 करोड़ भी सही, 1,40,000 करोड़ को रख लीजिए अपने पास, लेकिन आप हर साल 3,50,000 करोड़ कमा रहे हैं, 3,50,000 करोड़ हर साल कमा रहे हैं। सबके सामने जाहिर है। मुनव्वर जी भी इतनी काबिल एंकर है, वो समझती हैं आपकी सारी बातें। आप लोगों की कहानी यह है कि इस कदर महंगाई बढ़ाई है, और हम ही लोगों का जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स लेके जो थोड़े बहुत काम कर देते हैं उसका ढिंडोरा पीटते हैं, ये कह के कि आपने किया, थोड़ी शर्म करिए। इसी देश की जनता ने आपको लेकर आई है, और इसी देश की जनता के पैसे से आप जो कर रहे हैं। 2014 में हमने देखा था जब इन्फ्लेशन बढ़ी थी तो बीजेपी का नारा था कि जो ये महंगाई बढ़ रही है उसको खत्म करना है, और तब हमने देखा था कि कांग्रेस के खिलाफ जो है बीजेपी सड़कों पर उतर आई थी। आज कुछ वैसे ही सूरत हाल देखने को मिल रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं, महंगाई बढ़ गई है, लोगों के बजट पर काफी असर पड़ा है। ऐसे में ये मांग, ये जो बात बार बार एक्सपर्ट्स भी दोहरा रहे हैं कि पॉलिसी मेकिंग पर दोबारा से नजरसानी करने की काफी जरूरत है, और टैक्स पर भी देखने की जरूरत है। ऑयल बॉन्ड्स के हवाले से भी सरकार को कुछ ना कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है, ताकि आम आदमी को जो बोझ पड़ रहा है महंगाई का वो किसी ना किसी तरह से कम हो। वहीं ये भी माना जा रहा है कि कंटिन्यू जिस तरह से इलेक्शंस भी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या ये भी वजह रही है कि जो तवज्जो जहां पर होनी चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही है। तो सरकार को इस पूरे हवाले से नजरसानी करने की काफी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये मार जो है अवाम झेल रहे हैं, लोगों को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। बेहद शुक्रिया शुभेंदु शेखर अवस्थी जी आपका, और साथ ही साथ अनुमा जी आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है, मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।